हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मानव में पाचन तंत्र हम पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। जैसे पाचन तंत्र में हमने आहार नाल पढ़ी, आहार नाल के साथ साथ हमने पाचक ग्रंथियां पढ़ी और अब हम पाचन की जो क्रिया विधि है उसको समझ रहे हैं। तो हमने देखा कि पाचन जो है या पोषण की क्रिया विधि 5 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें पहला जो चरण होता है इसमें भोजन को ग्रहण किया जाता है अंदर मुख गुहा में, जिसे भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है भोजन का पाचन। सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख जो चरण है वो पाचन होता है। पाचन जो है आहार नाल में प्रत्येक स्थान पर पाचन नहीं होता है, कुछ स्थान है जहां पर पाचन होता है, क्योंकि पाचन वही होगा जहां एंजाइम पाए जाएंगे। तो सबसे पहले जो पाचन होता है मुख गुहा में होता है, क्योंकि यहाँ पर लारियल एमाइलेज एंजाइम होता है जो मुख गुहा में भोजन का पाचन करता है। इसके बाद पाचन की क्रिया संपन्न होती है अमाशय में, क्योंकि जो भोजन है लसलसा भोजन जिसको बोलस कह रहे हैं उसको ग्रास नाल के द्वारा पहुंचा दिया गया है अमाशय में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमाशय में पाचन। तो अमाशय में पाचन को हम काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद नहीं मैं गारंटी देता हूं आपको क्लास में ही यहीं पर ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पाचन, अमाशय में पाचन। तो देखिए अमाशय की हमारे पास संरचना सामने होती है इस तरह की, ये अमाशय है। ठीक है, तो भोजन जो है यहां से ये भोजन अमाशय में आ गया, ये कपाट है, इस कपाट के खुलने पर भोजन कहाँ आ चुका है, अमाशय में आ चुका है। ठीक है, ये भोजन है, क्या है ये, भोजन। तो भोजन अमाशय में आ चुका है। अमाशय का ये जो भाग है फंडिक भाग, फंडिक भाग, यहां पर पाचन होता है। पाचन का होता है फंडिक भाग में। अब जैसे ही भोजन अमाशय में आया तो कौन सी क्रिया होगी, उस समय एक एंजाइम स्रावित हुआ और उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिन। तो जैसे ही भोजन कहाँ गया अमाशय में, तो अमाशय की भित्ति से एक एंजाइम स्रावित हुआ, नाम क्या है, गैस्ट्रिन। वेरी गुड। तो गैस्ट्रिन एंजाइम जो स्रावित हुआ, इस एंजाइम के स्रावित होने से कुछ पदार्थ अमाशय में स्रावित होने लग गए, और वो जो पदार्थ है वो कौन कौन से हैं, HCl, या फिर अपन कहें कि गैस्ट्रिन एंजाइम की वजह से जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियां कहाँ होती है, जठर यानी कि अमाशय से संबंधित है, जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्त्रावण हुआ। किसका स्त्रावण हुआ, जठर रस का स्त्रावण, किसके द्वारा, गैस्ट्रिन। जैसे ही भोजन कहाँ है, अमाशय में आया, कौन सा गैस्ट्रिन हार्मोन है ये, सॉरी, गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित हुआ और गैस्ट्रिन हार्मोन ने गैस्ट्रिन ग्रंथि, जठर ग्रंथियों को आदेश दिया, जिससे स्त्रावण हुआ जठर रस का। अब जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं, जठर रस में होता है HCl, जठर रस में होता है जल, सबसे ज्यादा जल होता है 90% तक। जठर रस में एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और जठरीय लाइपेज। ध्यान देंगे कि जठर रस में कौन कौन सी चीजें हैं, HCl है, पानी है, प्रोरेनिन है, पेप्सिनोजन है, जठरीय लाइपेज है। ठीक है, तो ध्यान दें क्या हुआ कि जैसे ही भोजन का आया, अमाशय में आया, अमाशय में एक एंजाइम स्रावित हुआ, एक हार्मोन स्रावित हुआ, नाम क्या है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित हुआ, और जठर रस में क्या क्या है, HCl, जल, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, जठरीय लाइपेज। ठीक है, अब बात करते हैं क्या हुआ यहाँ पर अब क्या होगा कि जो एंजाइम है ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, जठरीय लाइपेज क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। सबसे पहले अपन काम देखते हैं HCl का। HCl का काम क्या होता है, HCl के 3-4 काम हैं। पहला काम होता है कि ये क्या करता है,
माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। और हम यहां लिख सकते हैं HCl के कार्य। सबसे पहला काम क्या हो गया HCl का? अम्लीय माध्यम प्रदान करना। कौन सा माध्यम प्रदान कर रहा है? अम्लीय माध्यम। अब अम्लीय माध्यम यानी इसकी pH 1.5 के आसपास हो जाती है माध्यम की। अम्लीय माध्यम से क्या होगा? सबसे पहला तो जो रोगाणु आए हैं भोजन के साथ, उन रोगाणुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। अम्लीय माध्यम रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है रोगाणुओं को नष्ट कर रहा है। भोजन के साथ जो रोगाणु है उनको नष्ट कर रहा है। अम्लीय माध्यम जो है वो क्या करता है? निष्क्रिय एंजाइम जो हैं, निष्क्रिय एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है। कौन कौन से? जैसे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, ये कैसे एंजाइम है? निष्क्रिय अवस्था में है। इनको सक्रिय करने का काम भी ये HCl करता है। कैसे करता है? कि जैसे ये एंजाइम है पेप्सिनोजन, ठीक है, तो इसको HCl क्या कर देगा? पेप्सिन में बदल देगा, सक्रिय कर देगा। क्या कर दिया? सक्रिय। ऐसे ही ये किस अवस्था में? निष्क्रिय। ऐसे ही जो प्रोरेनिन है वो भी कैसा है? निष्क्रिय है। इसको किस में बदल देगा? रेनिन में। रेनिन कैसा है? सक्रिय। तो ये काम किसने किया? HCl ने किया। तो HCl के जो काम हो गए, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, रोगाणुओं को नष्ट करना, और जो निष्क्रिय एंजाइम्स वगैरह हैं उनको सक्रिय करना। ठीक है। HCl के इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं। जैसे भोजन के साथ कुछ कैल्शियम युक्त पदार्थ, कठोर पदार्थ अगर आ गए हैं तो उनको भी गलाने का काम किसका होता है? HCl का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है जो भोजन को पचाने में सहायता करने वाला है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि HCl जब प्रबल अम्ल है तो अमाशय की भित्ति को ये नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? वेरी गुड। क्योंकि जब ये भोजन को गला सकता है, कैल्शियम पदार्थों को गला सकता है, तो हमारी अमाशय को भी तो गला सकता है ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अमाशय की जो भित्ति होती है अंदर वाली, ये जो अमाशय की अंदर वाली भित्ति है, इसमें यहाँ पर श्लेष्मा का मोटा आवरण होता है। क्या होता है? श्लेष्मा का मोटा आवरण। और ये आवरण जो है ये HCl को अंदर जो इसकी उपकला कोशिकाएं हैं अमाशय की, वहां तक पहुंचने नहीं देता है, वहां तक इसके प्रभाव को नहीं पहुंचने देता है, जिससे अमाशय की भित्ति इससे नहीं गलती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। तो यहाँ इसने दो काम कर दिए, एक पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल दिया और प्रोरेनिन को रेनिन में बदल दिया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ दोबारा देखते हैं। अमाशय में जैसे ही भोजन आया, गैस्ट्रिन हार्मोन ने जठर ग्रंथियों से जठर रस के स्राव को प्रेरित किया। इसमें क्या होता है? HCl होता है, पानी होता है, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, जठरीय लाइपेज। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये क्रिया हो चुकी है। एक बात और, हमने पढ़ा था कि अमाशय में जो भोजन आया, कहां से आया? वो मुख गुहा से आया। तो उस भोजन को क्या कह रहे थे अपन? बोलस कह रहे थे। लसलसा भोजन है, उसको क्या कह रहे थे? बोलस कह रहे थे। ठीक है। तो ये बोलस कहाँ आ चुका है? अमाशय में आ चुका है। तो ये सक्रिय हो चुके हैं एंजाइम। अब ये अपना काम करेंगे। कैसे करेंगे? कि जो प्रोटीन है, भोजन के साथ साथ हमने जो प्रोटीन खाया, मुख्य रूप से अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। दूध पिया अपन ने, दालें खाई, तो प्रोटीन है। उस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये तोड़ देता है प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन का अपघटन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। क्या? प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में। इसके अलावा जो दूध में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? केसीन प्रोटीन। इसको इसका स्कंदन कर देता है। कौन? रेनिन। रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन केसीन को स्कंदन करके पैरा केसीन में बदल देता है।
पैरा कैसीन, किस में बदल दिया? पैरा कैसीन में, ठीक है, रेनिन में, ठीक है। अब ये जो पैरा कैसीन है ये कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में बदल जाता है कैल्शियम पैरा कैसीनेट, किसमें बदल गया? कैल्शियम पैरा कैसीनेट में, ठीक है। किसकी वजह से? कैल्शियम आयनों की वजह से। और ये ही होता है दही जैसा पदार्थ, यानी कि दूध जो है उससे क्या बन गया? दही जैसा पदार्थ बन चुका है। अभी अपन देखें कि ये जो दही जैसा पदार्थ बना या जो पैरा कैसीनेट बना कैल्शियम, इसका क्या महत्व है? एक्चुअल में इसकी वजह से भोजन अधिक समय तक आमाशय में रह सकता है बिना सड़े, यानी अपन कह सकते हैं कि एक अनुकूलन प्रदान कर रहा है भोजन को, ताकि वो लंबे समय तक बिना सड़े हुए 3-4 घंटे तक आमाशय में रुक सकता है भोजन, ठीक है। और ये बाल्यावस्था में ही यानी बच्चों में ही रेनिन स्त्रावित होता है ज्यादा उसमें वयस्क अवस्था में ये रेनिन एंजाइम स्त्रावित नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये जो दही जैसा पदार्थ बना, अब क्या होगा? इसको वापस से जो एंजाइम है पेप्सिन, ये प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देगा, यानी जो प्रोटीन है ये पैराकैसिनेट वो प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में टूट चुका है। तो दोबारा देखेंगे कि सबसे पहले जो HCl है अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है, HCl अम्लीय माध्यम प्रदान कर रहा है और रोगाणु को नष्ट कर रहा है। पेप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय अवस्था में था उसको पेप्सिन सक्रिय कर दिया है इसने, HCl ने। प्रोरेनिन जो है निष्क्रिय अवस्था में उसको रेनिन सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा ये भित्ति को क्यों नहीं गला पाता है? क्योंकि आमाशय के चारों अंदर की तरफ श्लेष्मा की मोटी परत होती है, जिससे इसका HCl का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अब जो सक्रिय हुआ पेप्सिन, इसने प्रोटीन को प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में तोड़ दिया। दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन था उसको रेनिन में स्कंदित कर दिया पैराकैसिन में, कैल्शियम आयन के साथ मिलकर कैल्शियम पैराकैसिनेट, जो दही जैसा फटा पदार्थ होता है। और ये भोजन को अधिक समय तक खराब होने से या सड़ने से बचाता है, आमाशय में ज्यादा समय तक भोजन रुक सकता है, ठीक है। बाद में पेप्सिन इसको प्रोटियोज प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देगा। तो कहने का मतलब है कि ये पाचन की क्रिया हो गई। अब हम बात करें कि दूध के साथ जो वसा यानी दुग्ध वसा, दूध में जो वसा होती है उस वसा का पाचन करता है कौन? जठरीय लाइपेज। जठरीय लाइपेज इसको बदल देगा वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में, ठीक है। बाकी जो वसा है उनका पाचन आमाशय में नहीं होता है, आमाशय में केवल दुग्ध वसा है, उसको जठरीय लाइपेज वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो भोजन का पाचन आमाशय में जो है वो शुरू हो चुका है। अब आमाशय में भोजन का पाचन हो रहा है, इसमें आमाशय की जो भित्ति होती है, ये भित्ति, इसमें अरेखित पेशियां होती हैं। क्या होती है? अरेखित पेशियां होती हैं और इनके अंदर संकुचन व शिथिलन की क्रिया होती है, जिसे क्रमाकुंचन गति उत्पन्न होती है आमाशय में, यानी आमाशय सिकुड़ता है फैलता है, इसकी पेशियां सिकुड़ती है फैलती है। और इस क्रिया से क्या फायदा होगा? इससे भोजन का मंथन होता है। क्या होता है? भोजन का मंथन होता है, यानी भोजन अच्छी तरह से एक लुगदी या लेई के रूप में बदल जाता है। एंजाइम उसमें अपनी क्रिया कर रहे हैं, क्रमाकुंचन गति से उसमें क्या हो रहा है? मंथन हो रहा है, अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं एंजाइम और अपना कार्य कर रहे हैं। तो आमाशय में अब ये क्रमाकुंचन गति से ही क्या है? भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ पर पाइलोरिक का पार्ट से होता हुआ, और ये ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है। तो आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात जो अर्ध ठोस पदार्थ आगे पहुंचता है उसको हम बोलते हैं काइम। तो हम कह सकते हैं कि आमाशय में पाचन के पश्चात जो लेही के समान जो अर्ध पचित ठोस जो भोज्य पदार्थ है उसको हम क्या बोल रहे हैं?
कायम बोल रहे हैं, और ये कायम अब गृहिणी में पाचन के लिए प्रवेश कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो आमाशय में पाचन की क्रिया है ये समझ में आ गई होगी। फिर भी इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में उतार कर और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम आपके लिए हमेशा सदैव मौजूद रहेंगे या मौजूद हैं। तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, मन लगाकर पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।